हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार अच्छा होगा और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और यहाँ से बिजनेस इन्वायरमेंट का डर पूरी तरह से आपके एग्जाम में, आपके दिमाग से, आपके जहन से ख़त्म होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी हम आज अपने घर से या फिर अपने ऑफिस से रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। ये किस इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आज जो रेलवे टिकट है, जो हम पहले के ज़माने में जाके ऑफलाइन वहाँ पे ऑफिस में जाते थे रेलवे डिपार्टमेंट के और वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते थे, तो आज ये टेक्नोलॉजी का देन है कि हम अपने घर से, अपने ऑफिस से ही रेलवे टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आज रेलवे टिकट्स को अपने घर से बुक करना आसान हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी हमारे देश के जो भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर जो भी बिना मतलब की, बिना जरूरी, जो भी गैर जरूरी चीज़ें थी, हमारे देश की गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती थी और रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, उसको कैसे हटाया गया और उसको जिस प्रकार से हटाया गया उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्स फ्रॉम द बिजनेस। यानी बिजनेस के ऊपर से जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हैं अननेसेसरी वाले, उनको हटाना इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लॉन्च हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो NEP का फुल फॉर्म है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और NEP में लाया क्या गया था? तो NEP में लाया गया था LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे सारा लिखा गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीज़ें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से 1991 में लाई गई थी। और एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताते चलें, सेबी एक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी एक्ट कब पास हुआ था? तो सेबी एक्ट NEP के ठीक एक साल बाद पास हुआ था और वो पास हुआ था 1992 में। तो सेबी एक्ट वाज पास्ड इन 1992 बट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज पास्ड इन 1991। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू। आज हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर्स के रोल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपको पता है पहले हमारे देश में मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उसको सरकार चलाया करती थी, लेकिन आज वो डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे प्राइवेट होती जा रही हैं। तो पब्लिक सेक्टर के रोल में यदि रिडक्शन होगा, पब्लिक सेक्टर के रोल में यदि रिडक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है? हमारा देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ अग्रसर है। सो रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यदि पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने का मतलब क्या है? हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज कंसर्न विथ। एक्सपोर्ट प्रमोशन किससे कंसर्न है? ऑप्शन दिया है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है एक्सपोर्ट प्रमोशन किससे कंसर्न है? ग्लोबलाइजेशन से कंसर्न है, लिबरलाइजेशन से कंसर्न है कि प्राइवेटाइजेशन से कंसर्न है? तो बताइए एक्सपोर्ट प्रमोशन किससे कंसर्न है? तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग पेन। एक मिनट स्टूडेंट्स, माफी चाहेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश के गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में बेचना। दैट मीन्स सेलिंग गुड्स
विच आर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी हमारे देश में जो गुड्स बने हैं उनको हम दूसरे देश में बेच रहे हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे देश का संबंध दूसरे देश से बन रहा है, और जब दो देशों में संबंध बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कंसर्न है ग्लोबलाइजेशन से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से कौन सा ऐसा डर है जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहता है, कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको बताना है। तो वो डर है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। ऑप्शन दिया है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो इसमें हो जाएगा आपका पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, आज हमारे देश में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बिजनेसेस को स्टेब्लिश करना आसान होता है और बिजनेसेस को लंबे समय तक चलाना भी आसान होता है, क्योंकि एक बिजनेस को जब एक गवर्नमेंट रूल करती है, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती है, तो उस गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होता है। अगर एक ही बिजनेस को बार बार गवर्नमेंट बदल रही है, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज ला रही हैं, तो उस बिजनेस को चलाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऐसा कारण है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के दिमाग में डर आ जाता है कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, किसमें, हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, ऐसा प्रोजेक्ट जो कम से कम 10, 15, 20 सालों तक के लिए लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे इन्वेस्टर्स के मन में डर रहता है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द टैक्स बाय द गवर्नमेंट, यदि हमारे देश की गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा। यदि हमारे देश की गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन बी है क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यदि हमारे देश में टैक्स बढ़ता है तो टैक्स के बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन घटता है, क्योंकि जब टैक्स बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप मैगी खरीदने गए, आप चॉकलेट खरीदने गए डेयरी मिल्क का, और वो चॉकलेट 20 रुपये का मिल रहा है, और उस चॉकलेट पे आपको पता है उस चॉकलेट का कॉस्ट 20 रुपये नहीं होता है, उस चॉकलेट को बनाने में लगते हैं 12 रुपये, लेकिन उस पर गवर्नमेंट लगाती है 6 रुपये का टैक्स। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जैक्टली कितना लगाती है आई डोंट नो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं कि 6 रुपये का टैक्स लगाती है। अब वो 6 रुपये का जब टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, तो 12 रुपये उसका कॉस्ट है और 6 रुपये वो ऐड हो गया, यानी 18 रुपये का चॉकलेट हो गया। अब जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो भी तो इस इंटेंशन से बना रहा है कि हमको भी कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो वो 18 रुपये में 2 रुपये ऐड करता है प्रॉफिट का, और उससे बनता है आपका मार्केट प्राइस। तो आप सोचिए, क्या यदि हमारे देश में किसी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ेगा तो क्या उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उल्टा उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे देश में किसी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ता है तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हमारे देश में टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स की बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अगला है इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट विल। अगर हमारे देश के मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन बी है इंक्रीज द प्रॉफिट, ऑप्शन सी है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी इंक्रीज द टैक्स। यदि हमारे देश में किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो उस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स कोशिश करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में बेचें। जैसे आप एक क्लॉथ खरीदने गए, आप एक टी शर्ट खरीदने गए, सेम टी शर्ट 4 कंपनियां बेच रही हैं। एक कंपनी है जो उस टी शर्ट को 150 में बेच रही है, दूसरी कंपनी 250 में बेच रही है, तीसरी कंपनी 300 में बेच रही है। तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा? जाहिर सी बात है, इंसान सस्ते दामों की चीज़ें और बेटर क्वालिटी भी चाहता है, तो वो कोई भी इंसान जो होगा वो 150 की चीज़ ही खरीदेगा। अब सोचिए, आप ही खुद सोचिए कि जिस टी शर्ट को दूसरी कंपनी 300 में बेच रही है, तीसरी 250 में बेच रही है और चौथी 150 में बेच रही है, क्या उस टी शर्ट को बनाने में 150 का ही खर्चा आया होगा? या फिर इस टी शर्ट को कम बेचने का कारण ये है कि हम मार्केट में कम्पीट करें,
तो इस टी शर्ट को कम दाम में बेचने का कारण ये है कि मार्केट में कम्पीट करें, तो इसका हो जाएगा रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। जब भी आपके मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो सेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। याद रखना है, जब भी आपके मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो सेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज इन फैशंस एंड टेस्टेज ऑफ कंज्यूमर्स विल। अगर हमारे देश के कंज्यूमर्स के फैशन में और उनके टेस्ट में परिवर्तन आ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि हमारे देश के कंज्यूमर्स के फैशन और टेस्ट में चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा। ऑप्शन ए है शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड, ऑप्शन बी है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है इंक्रीज द प्रॉफिट, या फिर ऑप्शन डी है इंक्रीज द सेल। यदि फैशन और टेस्ट बदलता है तो कंज्यूमर्स का जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाता है वन प्रोडक्ट से अनदर प्रोडक्ट पे, यानी जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। जैसे आज आपको पता है हमारे देश में कुर्ते पैजामे और साड़ियों की डिमांड काफ़ी कम है, क्योंकि हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की जो वैल्यूज़ एथिक्स हैं, हमारे देश का जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं नीचे दबता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है यानी जो पहले से हमारे प्रोडक्ट्स हैं साड़ी और कुर्ते, उससे जो कंज्यूमर का मार्केट डिमांड है वो शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स का मार्केट डिमांड शिफ्ट हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट्स में मार्केट में कंज्यूमर्स का डिमांड शिफ्ट हो रहा है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के विषय में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के मन में डर समा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन तो भले ही पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शंस उसमें अलग थे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए न्यू इनोवेशंस, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर के मन में डर समा जाता है, तो वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी राजनैतिक अस्थिरता की वजह से हमारे देश के इन्वेस्टर्स के मन में एक डर समा जाता है, ठीक है, कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस रिजल्ट इन। हमारे देश में जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस होते हैं उसके वजह से क्या होता है। ऑप्शन ए है रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन टैक्स, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन डी है रेंडरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जो पुराने प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आ रहे हैं वो तो चलन से बाहर हो जाएंगे। अगर हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, जैसे आज हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पहले जो टीचर्स थे वो ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। आज के बच्चे क्या वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो लोगों की जो डिमांड है वो भी बदल रही है। तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इनोवेशंस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होती है तो उसकी वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट होने का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स चलन से बाहर हो जाते हैं। जैसे आज मार्कर, चौक, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड चलन से बाहर हो चुका है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपीज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी हमारे देश का जो रुपी है, हमारे देश का जो करेंसी है रुपया, यदि उसके वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा और ये किस इन्वायरमेंट में कवर होगा। ऑप्शन ए है सोशल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो किस इन्वायरमेंट में कवर होगा, तो ये कवर होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, बिकॉज मनी इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट। ठीक है, तो पैसा की हम बात कर रहे हैं तो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसीलिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग दिस इज बिकॉज ऑफ। आप देखे होंगे जो भी तंबाकू, खैनी और जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उसके ऊपर प्रिंट किया गया होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ लीगल कंपल्सन ऑन द कंपनीज दैट यू हैव टू प्रिंट अबाउट इट।
भले ही उससे उसकी वजह से कंपनीज का जो सेल है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा कहता है तो उनको प्रिंट करना होता है। तो ये किस इन्वायरमेंट में कवर होगा? इट विल बी कवर्ड अंडर सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कवर होगा अंडर लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे देश के कानून के विषय में जानकारी दे रहा है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप आर द रिजल्ट ऑफ। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप किस चीज़ के रिजल्ट हैं? तो पहले के ज़माने में ना फेसबुक था ना व्हाट्सएप था। लोगों के गांव में एक चौराहा हुआ करता था जहां पे सभी लोग जाके चर्चा किया करते थे। लेकिन आज फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से हम घर पे बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे और रहने वाले इंसान से संपर्क कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की देन है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हर इंसान से संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट देयर इज। कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया है? तो कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले पास किया गया था, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, हमारी टेक्निकल टीम जो है वो थोड़ी सी लापरवाह हो गई ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, माफ़ी चाहेंगे स्टूडेंट्स, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। ठीक है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, इसको शॉर्ट में कहते हैं कोपरा। कोबरा नहीं, कोपरा कहते हैं। ठीक है, कोपरा मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सबसे पहली बार पास हुआ था 1986 में। कब पास हुआ था? 1986 में। लेकिन इसको अमेंड किया गया और 2019 में, हाँ 2019 में एक नया कानून पास किया गया जिसका नाम है कोपरा 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहली दफ़ा 1986 में पास किया गया था और दोबारा इसको पास किया गया 2019 में। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आपको याद रखना है सबसे पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? 1986। दोबारा कब पास किया गया था? 2019। अभी कौन सा अप्लीकेबल है? अभी 2019 वाला अप्लीकेबल है, 1986 वाला अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है राइज इन जीडीपी लीड्स टू राइज इन। अगर हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी तो क्या बढ़ेगा? ऑप्शन ए है टैक्स बढ़ेंगे, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑप्शन सी है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल बढ़ेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप बताइए जीडीपी यदि बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अगर जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। एक बारीकी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है तो हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है, और हमारे देश का नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होता है? टोटल पॉपुलेशन के इनकम से। यानी हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है उस सारी जनसंख्या का जो भी इनकम होगा उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। अब ये जो टोटल पॉपुलेशन की इनकम है, इस टोटल पॉपुलेशन की इनकम में से हर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बनता कैसे है? नेशनल इनकम टोटल पॉपुलेशन के इनकम से बढ़ता है, और टोटल पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में से जो इनकम कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान से समझिएगा, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ से रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और यदि नेशनल इनकम बढ़ेगा तो टोटल पॉपुलेशन की इनकम बढ़ेगा, और यदि टोटल पॉपुलेशन का इनकम बढ़ेगा तो इसकी वजह से एक एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल्स का भी पर्सनल इनकम बढ़ेगा, और यदि पर्सनल इनकम बढ़ेगा तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, आप एक बार रिवाइंड करके लेक्चर देख लें। ठीक है, तो यदि जीडीपी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? हमारे देश में हमारे कंज्यूमर्स का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है एक बार हम आपको बता दें। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं। दैट मीन्स द इनकम विच इज स्पेंड बाय द कंज्यूमर्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार और प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है,
रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू, क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट अवेयरनेस रखते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट की हर एक बात को समझते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले हर एक चेंज को इवेल्युएट करते हैं, देन इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, या फिर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है आप बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट और अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। और जब कोई बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अच्छे से कर लेता है तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट के हर एक फैक्टर के विषय में जान जाता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में भी 2 प्रकार होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और मैक्रो वो फैक्टर्स होते हैं जो सारे बिजनेस यानी ऑल बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड होते हैं, इसीलिए हम इनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं, बिकॉज दिस फैक्टर्स आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहते हैं, और इसमें हर वो फैक्टर आता है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़, हमारे कंपनी का मैनेजमेंट, हमारे कंपनी का विजन, हमारे कंपनी का मिशन, ये सब इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। थ्रू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अ बिजनेस फर्म कैन एंजॉय द, अगर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आप करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? ऑप्शन ए कंपटीशन, आप कंपटीशन कर पाएंगे, आप टैक्स का बेनिफिट ले पाएंगे, या फिर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे, या फिर आप लास्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यदि आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो आप कंपटीशन क्यों करेंगे? जब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो आप कंपटीशन में अहेड रहेंगे, यानी सबसे आगे रहेंगे। और यदि आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, आप किसी भी प्रोडक्ट में सबसे पहले एडवांटेज ले पाएंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की मदद से एक बिजनेस फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस विल प्रोवाइड डैश। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो ट्रेंड्स हैं और जो चेंजेस हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए है लेस कंपटीशन, ऑप्शन बी है प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी है गुडविल, ऑप्शन डी है थ्रेट्स। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो ट्रेंड्स होते हैं वो 2 चीज़ें हमको प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस 2 थिंग्स आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब आप ढूंढिए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स जरूर बताएं। जिन क्वेश्चंस का हम आंसर आपसे पूछ रहे हैं उन क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करें और तुरंत आप बताएं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ट्रेंड्स और चेंजेस की वजह से या तो हमको कुछ अवसर मिलते हैं या तो हमारे सर पे कुछ मुसीबतें आ जाती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर, थ्रेट्स यानी मुसीबतें। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको थ्रेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड की वजह से क्या आता है, आपके बिजनेस में थ्रेट्स आते हैं। और कभी कभी ऑप्शन में अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जा सकता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ पे भी आपको टिक करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए 30 डेज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है। और आप सभी को पता है कि आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट की गई थी, जिसमें जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको कुछ हम लोग देने वाले हैं। अब क्या देने वाले हैं वो एक सरप्राइज है, आपको बताया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक यदि आपने संघर्ष बैच को या फिर हमारे 30 डेज़ के क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू। और यहाँ पे एक एक सेकेंड आपके लिए मायने रखता है। अगर आप इस समय किताबों को खोलेंगे तो इतना लंबा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप जाइए 30 डेज़ के क्रैश कोर्स में इनरोल होइए और अपनी इस बीकॉम DDU एंट्रेंस, बीकॉम LU एंट्रेंस और बीकॉम CUET एंट्रेंस की जर्नी को बेहतर बनाइए। और आप केवल एंट्रेंस में पास मत होइए, रैंक होल्डर बनिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एम्स एट।
ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑप्शन सी है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। यदि हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य होता है कि हम अपने इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से कनेक्ट करें। तो दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया का इंटीग्रेशन पाकिस्तान से, अमेरिका से, चीन से, साउथ अफ्रीका से, नॉर्थ कोरिया से हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जब होगा तो इसमें इंपोर्ट लिबरलाइजेशन भी होता है, ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट लिबरलाइजेशन भी होता है और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होता है। और जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स भी आते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंपोर्ट लिबरलाइजेशन भी होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होता है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट विल हेल्प इन। यदि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का हमको एडवांस अंडरस्टैंडिंग है तो हमको किस चीज़ में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए है डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ऑप्शन डी है नथिंग। तो आई थिंक आपके दिमाग में वो आंसर प्रिंट हो गया होगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं और यदि नहीं आता है तो भी बताएं, अगले वीडियो में आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जाते जाते आपसे इतना कहना चाहेंगे कि जाइए 30 डेज के क्रैश कोर्स में इनरोल होइए और यही वक्त है आपको तैयारी को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने का। और अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि ना तकलीफ़ ना मुसीबत तो क्या मज़ा है जीने में, ना तकलीफ़ ना मुसीबत तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम गए जब आग लगी हो सीने में। तो उस आग को लगाइए सीने में और सफलता के लिए संघर्ष के पथ पर अग्रसर हो जाइए, हम यही चाहते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।